वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ माइंडसेट विद अब्दुल्ला। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो क्रिकेट के बारे में अपना बहुत डिफरेंट एनालिसिस रखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वोकल हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट की करंट सिचुएशन के बारे में और क्या चैलेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट को फेस हैं। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स मूव टू द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम राय यूसुफ, कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ? गुड, वालेकुम गुड। अस्सलाम। एंड सो व्यूअर्स, आज का टॉपिक पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब क्या इशू है? इतनी परफॉर्मेंस वीक अक्रॉस द फॉर्मेट्स, क्या है पाकिस्तान टीम को? इश्यूज क्या है? देखिए सर, एक आम आदमी जो क्रिकेट देखता है, पहले लोग पाकिस्तान के मैचेस देखते थे। फिर लोग पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस देखना शुरू हो गए। बाकी अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत ग्लोबली क्रिकेट बहुत वीक हुई है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, किसी और दिन उस पे बात करेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट भी बहुत वीक हुई है। स्टार्स खत्म हो गए, प्लेयर्स रह गए हैं। सिर्फ टैलेंट के नाम पे अब खिलाड़ी आते हैं, स्टार कोई नहीं बन पाता। तो अब इसकी बेसिक वजह ये है कि आपका जो पीसीबी का स्ट्रक्चर है, वो इतना वीक है, उसमें सियासत की मुदाखलत इस हद तक ज़्यादा है कि आप प्लेयर्स को इल्ज़ाम दें, कोच को दें, आप सेलेक्टर्स को दें, आप कप्तान को दें, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि आपकी क्रिकेट में सियासत की मुदाखलत बहुत ज़्यादा है और उसकी फिर पूरी एक हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी, अगर आप इजाज़त दें। आज हमने इस डीप में जाना है। यूसुफ, इस वक्त क्या मेन चैलेंजेस हैं? मतलब क्या मैनेजमेंट इज द ओनली कल्प्रिट, या प्लेयर्स की ग्रूमिंग नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है क्रिकेट में, कमर्शियल इश्यूज हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन विद पाकिस्तान क्रिकेट? बाकी दुनिया में तो क्रिकेट बहुत ही फास्ट पेस पे चल रही है और बड़ा कंपेटिटिव है। देखिए सर, बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पैटर्न इन चीफ है वो वज़ीर-ए-आज़म है। वज़ीर-ए-आज़म एक इलेक्ट होता है तो वो सबसे पहले आके पीसीबी चेयरमैन को चेंज करता है। सबसे बाकी वज़ारतें बाद में आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है पीसीबी चेयरमैन, उसमें अपने पसंदीदा लोग लगाए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि पिछला चेयरमैन जो काम कर रहा था वो ठीक था या नहीं, उसको रखना चाहिए या नहीं। बस वो पिछले वज़ीर-ए-आज़म का था, पिछली पार्टी का। राइट। इन फैसलों ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तबाही की है। क्यों? क्योंकि जब एक वज़ीर-ए-आज़म आता है तो वो चेयरमैन को चेंज करता है, चेयरमैन आता है तो वो कोच को चेंज करता है, सिलेक्शन कमेटी को चेंज करता है, इवन के कप्तान को चेंज कर देता है। तो कोई भी प्लेयर जो कि जिसको टाइम मिलना चाहिए, कप्तान को टाइम मिलना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को टाइम मिलना चाहिए, कोच को टाइम मिलना चाहिए, कोई फैसला कोई करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ फैसलों का इम्पैक्ट 2-3 साल के बाद आता है, 4 साल के बाद आता है। कुछ ऐसे आप ग्रास रूट पे काम करें तो उसका फैसला बाद में आता है, लेकिन फैसले की मोहलत ही नहीं दी जाती। सबसे पहले बंदा चेंज कर दिया जाता है। मैं आपको प्रिसाइज़ली ये बता देता हूँ, पिछले 15 साल के आपके पीसीबी चेयरमैन की हिस्ट्री, फिर सिलेक्शन कमेटी का भी बताएँगे आपको और कोचेज़ का भी बताएँगे आपको। 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ साहब को 2011 से 2013 तक पीसीबी चेयरमैन बनाया। उनका ये था कि वो ज़राअत से उनका ताल्लुक था, उनका करियर ज़राअत का था। उनको बिल्कुल एक उनके लिए क्रिकेट इर्रेलेवेंट थी, लेकिन उनको लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ज़रदारी साहब के पसंदीदा थे। उसके बाद 2013 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, तो वो मशहूर सहाफ़ी नजम सेठी साहब को पीसीबी चेयरमैन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पसंदीदा थे और सही। वो कोई 8-9 माह काम करते हैं, तो कोर्ट का एक फैसला आता है जो कि दोबारा ज़का अशरफ साहब की पोज़ीशन को रीइंस्टेट कर देता है और 2014 15 जनवरी 2014 से 10 फरवरी 2014 तक ज़का अशरफ साहब दोबारा पीसीबी चेयरमैन बन जाते हैं। उसके बाद 2000 मई 2014 में ज़का अशरफ साहब को दोबारा हटाया जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, अगर आपको याद हो। तो शहरियार खान साहब को लगाया जाता है, जो कि अगस्त 2017 तक 3 साल उन्होंने मुद्दत पूरी की शहरियार खान साहब ने और वो चेयरमैन रहे। राइट। 10 अगस्त 2017 को नजम सेठी साहब को दोबारा चेयरमैन लगाया जाता है और 20 अगस्त 2018 तक वो पीसीबी के चेयरमैन रहते हैं, जब तक पीटीआई की हुकूमत नहीं आ जाती। पीटीआई की हुकूमत आती है तो नजम सेठी साहब को पता होता है कि ये मुझे हटा देंगे, तो वो पहले इस्तीफा दे देते हैं। सही। एहसान मानी साहब को लगा दिया जाता है, इमरान खान वजीर आजम एहसान मानी को लगाते हैं 20 अगस्त 2018 को और 26 अगस्त 2021 को वो अपनी टर्म पूरी करते हैं 3 साल की। उसके बाद रमीज राजा साहब को इमरान खान साहब लगाते हैं 13 सितंबर 2021 को
और 21 दिसंबर 2022 यानी कि 1 साल 2-3 माह तक वो काम करते हैं और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया जाता है और पीडीएम की हुकूमत आती है। पीडीएम की हुकूमत आई तो रमीज़ राजा साहब कुछ अरसा काम करते रहे, लेकिन उसके बाद उनको इवेंचुअली हटा दिया गया और नजम सेठी साहब को दोबारा लगा दिया गया पीसीबी चेयरमैन। और 23 दिसंबर 2022 से 22 जून 2023 तक नजम सेठी साहब फिर चेयरमैन बन गए। लेकिन उसके बाद चूंकि वो मखलूत हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत का हिस्सा थी, तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि ज़का अशरफ साहब हमारे प्यारे हैं, इनको दोबारा लगाना है चेयरमैन, आप सेठी साहब को हटाएं। सेठी साहब को हटा दिया गया और फिर 6 जुलाई 2023 से 5 फरवरी 2024 तक ज़का अशरफ साहब पीसीबी चेयरमैन रहे। उसके बाद फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म थे। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को नॉमिनेट किया। डमी इलेक्शन होता है, सबको पता है वो डमी इलेक्शन होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही बंदा है जिसको रखा हुआ है इन्होंने, उसको नॉमिनेटेड बंदे के खिलाफ खड़ा करते हैं। एक डमी इलेक्शन होता है और 3 साल के लिए मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन बन गए। ये सारा खेल होता आ रहा है पिछले 15 साल से। कभी नजम सेठी साहब आते हैं, कभी ज़का अशरफ साहब आते हैं। सिर्फ 2 चेयरमैन है पिछले 15 सालों में, एक एहसान मानी और एक शहरयार खान, जिन्होंने 3 साल की टर्म पूरी की। बाकी कोई 3 साल की टर्म भी नहीं पूरी कर सका। ये सब इतनी मतलब क्या गवर्नमेंट्स को इससे कुछ नहीं है कि पाकिस्तान एक ही स्पोर्ट पाकिस्तान के अंदर प्रमोट की जाती है जो कि क्रिकेट है। क्या इसका माइंडसेट होता है गवर्नमेंट का? आपको क्या लगता है कि जिसके पीछे इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपने अपना ही पीसीबी चेयरमैन लाना है, इररिस्पेक्टिव उसका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है? इतनी बड़ी पैसे कमाने वाली बॉडी है पीसीबी, इनको नहीं होता गवर्नमेंट्स को कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको और प्रमोट करें ताकि इससे और मनी जनरेशन भी होगी, उनका तो फायदा ही होगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो अपना कंट्रोल नहीं हटाना चाहते। वज़ीर आज़म चाहता है कि हर वज़ीर आज़म चाहता है कि मैं पैट्रन इन चीफ हूँ, तो बंदा मेरा पीसीबी चेयरमैन। ये नहीं देखते कि वो बंदा रेलेवेंट है या नहीं, या पिछला बंदा ठीक था या नहीं, उसको हटाना चाहिए या नहीं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये वैसे। अ, इस वक्त जो लीडरशिप है पीसीबी की, उसके बारे में आप बड़े वोकल रहे हैं अपने टिकटॉक हैंडल पे भी। कुछ उसके बारे में व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जो आपके पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, इनको अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि निगरान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपॉइंट किया था और ये 3 साल के लिए इलेक्ट हो गए। पहली बात ये समझिएगा कि मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब के बंदे नहीं हैं। मोहसिन नकवी साहब एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और मोहसिन नकवी साहब को अपॉइंट भी पीसीबी चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहले ही कर दिया गया। फिर मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। फिर मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर बराए इंसदाद मंशियात भी बना दिया गया। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब का प्रिसाइज़ली मैं आपको बता दूँ, प्रॉब्लम ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने आके ऐसे-ऐसे फैसले किए हैं। पहले वहाब रियाज साहब को उन्होंने मुशीर खेल बना दिया था जब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे। जब वहाँ से खत्म हुई मतलब वज़ीर आला खत्म हुए, वो इलेक्शंस हो गए, फिर यहाँ पर पीसीबी चेयरमैन बन गए, तो वहाब रियाज को इन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया, सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया। फिर उसके बाद सीनियर टीम मैनेजर बना के टीम के साथ रवाना कर दिया। फिर उसके बाद जब टीम नहीं परफॉर्म कर पाई तो वहाब रियाज को हटाना पड़ा। फिर उसके बिल्कुल। बाद लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊँ, उनके दिल से नहीं हटे, किसी टाइम भी वहाब रियाज साहब वापस आ जाएंगे। उसके बाद सही बिलाल बात है। अफजल साहब एक अ, अमीर अमीर आदमी है, अच्छे करीबी आदमी है मोहसिन नकवी साहब के, जिनको 5 वज़ारतें जब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, 5 वज़ारतें बिलाल अफजल साहब को दी हुई थी मोहसिन नकवी साहब ने। उस बिलाल अफजल को पीसीबी चेयरमैन बनने के बाद सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया। जब क्रिटिसिज्म हुआ, तो वहां से हटाकर एडवाइजर टू पीसीबी चेयरमैन बना दिया। पीसीबी से नहीं हटाया। आमिर मीर साहब जो कि वजीर इत्तलाआत पंजाब थे निगरान सेटअप में, उनको पीसीबी में लाकर एडवाइजर टू पीसीबी चेयरमैन बना दिया। और आमिर मीर साहब को अभी जो इंडिया वाला मामला हुआ था, हाथ मिलाने वाला और वो रेफरी वाला, जी उसमें हाँ। आमिर मीर साहब ने आके पीसीबी की तरफ से सारी बात की थी मीडिया पे। तो अच्छा। अब जब आप ये देखें कि जब प्यारों को आपने वजारत में लगाए रखा, जब आप पंजाब में थे, फिर आपने उनको पीसीबी में लगा दिया, तो इसका मतलब है कि आप तो नवाज रहे हैं ना, आप पीसीबी को बेहतर नहीं करना चाहते। आप मेरिट पे लोगों को नहीं ला रहे, आपने इश्तिहारात नहीं लगाए कि हमें सिलेक्टर चाहिए, हमें कोच चाहिए, हमें सीईओ की भर्ती है पीसीबी में, या सीईओ की भर्ती है, सीईओ पीएसएल की भर्ती है। कोई इश्तिहार नहीं कि आपने छपाया। अगर छपाया भी है तो डमी होगा। हो सकता है छपाया हो, डमी होगा। बंदे तो आपने अपने लगाए हैं। फिर इसके अलावा जो पीसीबी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स को लगा दिया गया है।
उसमें लॉयर्स को लगा दिया गया है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक हो। वो सारे भी मोहसिन नकवी साहब के मंजूर नज़र है, सब ब्यूरोक्रेट्स। एक मोहतरमा है जिनको हेड ऑफ वो डोमेस्टिक क्रिकेट लगा दिया गया वुमेन, और वो भी ब्यूरोक्रेट हैं। तो जब इस तरह के फैसले आप करेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पीसीबी बेहतर होगा? ये तो सियासत हो रही है, आप अपनों को नवाज रहे हैं। जब आप चाहेंगे तो कोई और आएगा, वो अपने बंदों को लगा देगा। सिलेक्शन कमेटी आपकी होगी। 2-3 सिलेक्शन कमेटी तो सिर्फ मोहसिन नकवी साहब चेंज कर चुके हैं। क दो गैरी क्रिस्टन आपने अपॉइंट किया, वो छोड़ गया। आपने जेसन गिलेस्पी को अपॉइंट किया, वो छोड़ गया, और उनके बयानात आप मीडिया पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करें। उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया और वो नाराज़ होके गए हैं पीसीबी से। अब फिर आपने मोहम्मद यूसुफ साहब को लगा दिया कोच, फिर उनको हटा दिया, फिर अब आप आकिब जावेद को लगाया, फिर आपने अभी माइक हसन को लगा दिया। कोई आपको समझ नहीं आ रही आपने करना क्या है? कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है। ये कहानी है सर, अब इससे आगे। और मैं मानता हूँ आपकी बड़े एनालिसिस ठीक है, इसका तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। तो ये तो बात हो गई हमारे बोर्ड की। एज कंपेयर टू दिस, दूसरे जो बोर्ड्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लेते हैं। सर अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी, जो बीसीसीआई और पीसीबी, इन दोनों में फ़र्क स्टेबिलिटी का है। वहाँ पर एक अगर चेयरमैन अपॉइंट होता है तो वो अपनी टर्म पूरी करके जाता है। बाकायदा तौर पर इश्तिहारात होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है। देखिए अंदर खाने तो कुछ ना कुछ पसंदीदगी तो होती होगी। वो सियासत ट्रू। हर जगह होती है, लेकिन पूरा एक प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाता है। मैं आपको थोड़ी-सी मिसाल देता हूँ कि 2017 से आपको बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। 2017 से लेके तो 2025 तक बीसीसीआई के 3 चेयरमैन चेंज, और पाकिस्तान के पिछले 15 सालों में 10 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। और सिर्फ 2017 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के 6 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। इंडिया में पाकिस्तान में 2017 से लेके अब तक सिर्फ 1 चेयरमैन ने टर्म पूरी की है। इंडिया में कोई ऐसा चेयरमैन नहीं है जिसको वक़्त से पहले हटाया। सीके खन्ना आए 2017 से 19 तक, सौरभ गंगुली आए 2019 से 22 तक, रौशद बिनी आए 2020 से अब तक। फिर अब कोचेज़ की बात की जाए तो रवि शास्त्री ने 2017 से 21 तक कोचिंग की। फिर राहुल द्रविड़ ने 2021 से 24 तक कोचिंग की। फिर गौतम गंभीर अभी 2024 से लेकर अब तक कोचिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इस दौर में 7 कोचेज़ बदले जा चुके हैं। अब जब इस तरह की सूरत-हाल देखी जाए तो आप कब किस तरह आप उम्मीद करेंगे आप वर्ल्ड कप जीत के आएँगे? किस तरह आप उम्मीद करेंगे कि आप टी20 वर्ल्ड कप जीत, कुछ भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपकी टीम एक कोच के साथ चलती है, उसके साथ उसका उसका माइंडसेट उसके साथ मिलता है, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। अगर वो कंपैटिबल है, लड़के उसके साथ खुश हैं, तो उस कोच को खुद नहीं पता वो कितने अरसे तक है। वो किस तरह लॉन्ग टर्म डिसीजन लेगा? प्लेयर्स को नहीं पता कि वो कोच कितने अरसे तक है, तो वो किस तरह ये उनका ज़हन होगा कि हाँ, अब जो हम फैसला कर रहे हैं वो अगले वर्ल्ड कप में होगा। अगले वर्ल्ड कप तक किसी को भी नहीं पता कि चेयरमैन भी होगा नहीं, सिलेक्शन कमेटी होगी नहीं, कोच ही होगा नहीं, ये कप्तान ही होगा ये। ये तो यूसुफ, इंस्टेबिलिटी तो बहुत एविडेंट है। आपने रिसेंट देखा होगा, शोएब अख्तर ने भी ये बयान दिया है कि मैं तो कभी भी पीसीबी के करीब भी नहीं गया, और मुझे रीजन यही है कि कोई भी बंदा वहां से कंट्रोवर्सी और क्लीननेस से नहीं निकला। हमेशा कोई ना कोई किसी क्रिटिसिज्म में रहा है। तो ये तो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस भी हैं। कोई भी आने वाला इवन हेड टू द मेन ऑफिशियल्स टू द टीम, सब लोग अनसर्टेनिटी में रहेंगे। यहाँ तो इम्प्रूवमेंट की मुझे कुछ गुंजाइश नजर ही नहीं आ रही फ्यूचर, नियर फ्यूचर में एटलीस्ट। सर यही बात है ना, देखिए वीडियो का आगाज़ भी इस पे हुआ था कि आपका पैटर्न इन चीफ जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया जाता ना, वज़ीर-ए-आज़म को पैटर्न चीफ से हटा देना चाहिए, एक ऑटोनोमस बॉडी बनानी चाहिए, उसका पूरा प्रोसीजर जैसे आपकी अदलिया का निज़ाम है, जैसे आपकी फ़ौज का निज़ाम है। तो इसी तरह पीसीबी का निज़ाम भी इस तरह करना चाहिए कि पीसीबी का चेयरमैन इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हो, सेलेक्ट जो भी हो, इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ज़का अशरफ साहब 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा और ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लगा दिया। शाहीन शाह अफरीदी न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए, दोनों सीरीज़ हारे। इतनी देर में चेयरमैन साहब बन गए मोहसिन नकवी साहब, ज़का अशरफ साहब हट गए। मोहसिन नकवी साहब आगे आ रहे थे टी20 वर्ल्ड कप यूएसए में, जो यूएसए से पाकिस्तान हारा। सही। ज़का अशरफ साहब ने शाहीन शाह अफरीदी को उसी वक़्त हटाकर बाबर आज़म को लगा दिया तीनों फॉर्मेट्स तक। यार बात ये है कि आप कम से कम ज़का अशरफ ने लगाया था शाहीन शाह अफरीदी को, आप टी20 वर्ल्ड कप तक चलने देते। जो भी होता रिज़ल्ट आ जाता।
आपने शाहीन शाह अफरीदी का कैरियर भी खा गए मोहसिन रफी साहब, इस फैसले की वजह से। और बाबर आजम का कैप्टनसी कैरियर भी खा गए इस फैसले की वजह से। ना बाबर आजम दोबारा टिक सका, ना शाहीन शाह। ये इस तरह के एग्रीड। फैसले हैं जो कि सेम नहीं है। आपको कहीं से भी आपको नहीं, आप कभी भी नहीं कहेंगे कि एक होशो-हवास वाला बंदा ये फैसले ले रहा है कि यार आप एक चेयरमैन आए, आप ज़रूरी तो नहीं है ना कि पिछले चेयरमैन के हर फैसले को आप उसी वक़्त कैंसल करें। टी20 वर्ल्ड कप तक उसको खेलने देते। अगर उसके बाद वो टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने हारना ही था जो हालात थे, फिर बाबर आज़म को आप लगाते तो आपके पास बहुत बड़ी वजह थी बाबर आज़म को लगाने की। लेकिन क्या हम कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में जो पॉजिटिव हों? मुझे तो नज़र नहीं आता, उसकी रीज़न ये है कि अगर निज़ाम तब्दील कर दिया जाए और कहा जाए कि पीसीबी के एक इश्तिहार छापा जाएगा, मीडिया में दिया जाएगा कि जी पीसीबी चेयरमैन के लिए लोग अप्लाई करें और एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक सेटअप बनाया जाए कि जी ये इसको वोट पड़ेंगे और जिसको वोट पड़ेंगे वो जीतेगा। वो बनेगा पीसीबी चेयरमैन और 3 साल या 5 साल उसकी मुद्दत होगी। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म स्टेप्स तो लिए जाएंगे अभी भी, सिर्फ ये देखने के लिए करंट सिचुएशन से कैसे बाहर आ जाए, और लॉन्ग टर्म में कभी नहीं चेंजेस चाहेंगे कोई? नहीं, शॉर्ट टर्म में बौखलाहट में लिए जाएँगे। एक से वर्ल्ड राइट। कप आप कहेंगे जी ठीक है जी इस कोच को हटा दो, कप्तान को हटा दो, इसको ले आओ, उसको ले आओ। अभी आप ये देखें कि आगा सलमान, बाबर आज़म को इन्होंने हटाया कप्तानी से तो मोहम्मद रिज़वान को लगाया। मोहम्मद रिज़वान को लगाया तो मोहम्मद मोहम्मद रिज़वान और बाबर को दोनों को रेस्ट दिया और कप्तानी से भी ज़ाहिर बात है हटे और रेस्ट भी दिया। और आगा सलमान को लेके आए। सलमान अली आगा को लेके आए तो लोग ये समझे कि सलमान अली आगा को ट्रेन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो 1-2 सीरीज़ नहीं, उसको एशिया कप में भी कप्तानी दी जाएगी। हालाँकि होना ये चाहिए था कि आपको उसको 1-2 सीरीज़ दी और उसके बाद फिर रिज़वान को दोबारा लाते एशिया कप के लिए कप्तानी देते, ताकि कोई आप एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, कप्तान है, वो कुछ बेहतर करने की उससे उम्मीद हम रख सकते हैं। सलमान अली आगा ने 500 कैरियर के रन्स तो इस एशिया कप में पूरे किए हैं, 560-70 तो उसके कैरियर के रन्स हैं। 26-27 मैचेस तो वो टोटल खेला है और आपने उसको एशिया कप का कप्तान बना दिया। देखिए इंडिया का ये है कि इंडिया ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी इन सब की कैप्टेंसी के अंडर मुख्तलिफ सीरीज में, छोटी सीरीज में या छोटी नहीं किसी अच्छी सीरीज में भी मुख्तलिफ कप्तान आजमाते हैं। बुमराह को भी सही। आजमाया, हार्दिक पांड्या को भी आजमाया, सूर्य कुमार यादव को भी आजमाया, फिर जब धोनी था तो कोहली को भी आजमाया, रोहित शर्मा को भी और भी बहुत सारों को आजमाया। आजमाते रहे, वर्किंग करते रहे, जिसमें पोटेंशियल नजर आया, जगह बनी, उसको कप्तान बना दिया। अभी सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया तो अचानक नहीं बनाया, उसको पहले उससे टेस्ट कर चुके थे, उसको सीरीज में कप्तानी दे चुके थे। ये एक निजाम होता है, आप देख रहे होते हैं कि यार अब हमने कप्तान तैयार करना है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट के लिए आप उसी कप्तान को रखते हैं जो कि आपका परमानेंट कप्तान हो। जैसे कि रिजवान था, चल रहा था, अचानक उसको आपने हटा दिया, कोई रीजन नहीं, कुछ समझ नहीं आती। अगर वो बेहतर नहीं था तो उससे बेहतर लेके आए ना, उससे बेहतर तो कोई भी नहीं लेके आया। एग्रीड। इनका वर्किंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट देन आवर्स, एटलीस्ट फॉर द क्रिकेट। यू सो लेट्स मूव टू मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान कैसे compete कर रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि कहीं मॉडर्न डे क्रिकेट को समझ भी पा रहे हैं लोग कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। इसके लिए तो बहुत आपको सिर्फ स्किल की जरूरत नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट में ना पिंच हिटिंग, आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो, आप आए एक ओवर में 3 छक्के लगाने की आप में कैपेबिलिटी हो, ये मॉडर्न डे क्रिकेट। ठीक है, आप ग्राउंड के हर तरफ शॉट खेल सकें, आपकी ऑफ भी स्ट्रांग हो, आपकी ऑन भी स्ट्रांग हो, आप स्ट्रेट पे भी खेल सकें। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, पहली तो बात है कि पहले डोमेस्टिक से प्लेयर आते, तो डोमेस्टिक में वो हर तरह के माहौल में पूरा सारा साल खेलते थे, कई साल खेलते थे, फिर आते थे, परफॉर्म करके आते थे। अब क्या क्राइटेरिया है? पीएसएल आया, एक सीजन में एक लड़का अच्छा खेल गया, तो उसको टीम में जगह मिली। फिर आगे 10 साल आप उसको रगड़ते रहेंगे, कभी निकालेंगे, कभी लाएँगे, कभी निकालेंगे। जैसे हुसैन तलत है, कभी हुसैन सही। तलत निकाल लेते हैं, कभी ले आते हैं। शादाब को, ये सब पीएसएल के हैं ना, हसन अली निकालते हैं, ले आते हैं। ना आप उनको खेलने देते हैं, ना आप उनको खजाने देते हैं। कोई क्लियर फैसला ही नहीं है। ये
जो पीएसएल से लड़के तैयार हो रहे हैं ना, ये कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेटर्स नहीं है। हिटिंग में और स्लॉगिंग में फ़र्क होता है ना। हिटिंग तो ये होती है कि बैट्समैन को पता हो कि वो शॉट फील्ड बॉलर बॉल कहाँ करेगा, फील्ड कहाँ सेट है और शॉट जो खेल रहा है, वो हर तरफ की शॉट खेलने का उसको उसमें कैपेबिलिटी हो। ये सही। आते हैं, इनको पता ही नहीं होता, ऑफ की बॉल उठा के लेग पे खेल रहे होते हैं, वहाँ पे फील्डर प्लेस्ड होता है, कैच हो जाता है। या फिर हवा में उठा देते हैं कि मतलब आपके सर्कल से भी बाहर बाहर बॉल नहीं जाती। तो इनको तो ये मॉडर्न डे क्रिकेटर्स नहीं है। ये तो जिस तरह गली में खेलते थे 6-7 बॉलों के लिए एक बैट्समैन जाता था, उसको पता था 6-7 बॉलों में मारना ही मारना है। लग गई तो लग गई, नहीं तो बाहर आ जाऊँगा। इनका भी वही हिसाब है। इनको पता है कि यार 1-2 ओवर्स के लिए मैं अंदर गया हूँ, मैंने बस 1-2 ओवर्स के अंदर ही रहना। इनको नहीं पता कि क्रिकेट जितनी मर्ज़ी मॉडर्न हो जाए, जितनी मर्ज़ी ये तेज़ हो जाए, जब तक बैट्समैन को स्ट्राइक रोटेशन नहीं आती, वो बैट्समैन बन ही नहीं सकता। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने चौके-छक्के लगाने हैं। कुछ पिचेज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे टी20 में भी स्ट्राइक रोटेशन करके आप फिर लूज़ बॉल को खेलते हैं। आप हर बॉल को तो नहीं खेलते। तो जैसा आप अभी कह रहे हैं, हम तो मेन स्ट्रीम क्रिकेटर्स नहीं हैं, हम तो सिर्फ डे गेम देखने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कभी खेलते होंगे एस लोकली जब मैचेस वगैरह हों। हम अगर ये चीज़ समझ पा रहे हैं, प्लेयर्स को क्या है ऐसा कि प्लेयर्स इस चीज़ को नहीं देख पा रहे कि एक सिचुएशन है, उसके मुताबिक खेलना है। क्या वो फील्ड में जाके वो रियलाइज़ नहीं करते कि उनको किस तरह परफ़ॉर्म करना है, क्या सिचुएशन है, किस या उनके लिए हर चीज़ बस ये होती है कि किस तरीके से वो अपना रोल जैसे हो, किसी में हिट हो जाए तो अच्छा हो जाए, किसी में ना हो और बस वो अपने पैसे बनाएँ और यहाँ से निकल जाए। क्या उनका क्रिकेट के अंदर सिर्फ़ यही रोल है एक कि देखिए उनका सर, अपने आपकी क्लियर बात है। पहले होती थी डोमेस्टिक, जिसमें लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास होती थी। उसके बाद राइट, फिर एक बड़ा एज़ाज़ समझा जाता था कि फलाना क्रिकेटर है, वक़ार यूनिस है, वो काउंटी खेल के आया। बहुत बड़ा एज़ाज़ समझा जाता था, लेकिन वो भी हर सारा साल नहीं होते थे, वो कम खेलते थे। सारा फ़ोकस इंटरनेशनल क्रिकेट पे होता था और इंटरनेशनल भी अ, वनडे और टेस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आ गया टी20। टी20 के बाद तबाही होगी लीग्स की। आप क्रिकेटर को देखें, आप किसी कोई एम्प्लॉयी हो, आप उसको कैसे काम उससे कैसे करा सकते हैं? एक रिवॉर्ड है, दूसरा पनिशमेंट। रिवॉर्ड है कि जी आप अच्छा काम करेंगे, आपको बोनसेस मिलेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगी। पनिशमेंट ये है कि जी आपको नौकरी से निकाला जा सकता ऐसा ही है। है। तो इनको रिवॉर्ड की भी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको रेस्ट दिया गया तो ये तो एक लीग खेलेंगे और 2-4 करोड़ रुपए बना के आ जाएँगे। और पनिशमेंट का भी इनको बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको ड्रॉप किया जाएगा, ये लीग खेलेंगे और 2-4 करोड़ रुपए बना के आ जाएँगे। तो आज का क्रिकेटर, उसको वतन अज़ीज़ नहीं है, उसको मुल्क अज़ीज़ नहीं है, उसको पैसा अज़ीज़ है, उसको पैसा मिल रहा है। वो पीएसएल नहीं खेलेगा तो वो कैरिबियन खेल लेगा, वो बिग बैश खेल लेगा, वो बंगला खेल लेगा, वो इसके अलावा अभी दुबई में 3-4 चल रही हैं, फिर इसके अलावा श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, हर तरफ लीग, हर मुल्क लीग ही लीग करा रहा है। तो उसको तो खौफ ही नहीं है, उसको परवाह ही नहीं है, उसको पता है कि यार मैं अगर ये नहीं तो वो खेल लूँगा, ये नहीं तो वो खेल लूँगा, यहाँ से नहीं पिक हुआ तो उस लीग में पिक हो जाऊँगा। पैसा उसको मिल रहा है और अल्टीमेटली आज के दौर में लोगों को पैसा अज़ीज़ है। तो ये तो चलें हमारी क्या बाकी मुल्कों की क्रिकेट में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? या नहीं देखिए वहाँ सर, पर मेन स्ट्रीम ग्लोबली ग्लोबली 2-3 मुल्कों को छोड़ के क्रिकेट डिक्लाइन हुई है। साउथ अफ्रीका की डिक्लाइन हुई है, अ, श्रीलंका की डिक्लाइन हुई है, पाकिस्तान की डिक्लाइन हुई है, बांग्लादेश की तो पहले से ही ऐसी थी। वेस्ट इंडीज़ की बहुत वेस्ट इंडीज़, आप देखें, आप अपनी क्रिकेट को कोसते हैं, आप वेस्ट इंडीज़ के हालात देखें कि वो टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेले, वो अ, वर्ल्ड कप 2023 भी नहीं खेले। तो सॉरी, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेले। तो उनका वो मतलब क्वालीफाई, वो जो 3 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वो क्वालीफाई भी नहीं कर सके वर्ल्ड कप के लिए, बड़े टूर्नामेंट के लिए। तो डिक्लाइन क्रिकेट ने तो किया है। असल में होता ये है, सिवाय ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, इंडिया, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, इन्होंने तरक्की की है। ये पहले कमज़ोर थे जब हम लोग मज़बूत थे। अब ये मज़बूत है और हम लोग कमज़ोर हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आपके मुल्क में स्टार पैदा होता है, वो 15 साल, 16 साल खेलता है। उसने अपना स्पॉट सिक्योर किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आप वसीम अकरम साहब की लें, तो वसीम अकरम साहब की जगह वसीम अकरम के साथ बहुत सारे खिलाड़ी आए, लेकिन वसीम अकरम की जगह कोई नहीं ले सका। तो जितने साल वसीम अकरम साहब खेले हैं, उतने साल बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स ज़ाया हुए होंगे, ये पूरी दुनिया में इसी तरह होता है।
कुमार संगकारा अगर गया है तो दूसरा कुमार संगकारा श्रीलंका नहीं पैदा कर सकता। क्यों? क्योंकि उतने जितना अरसा कुमार संगकारा ने वो अपनी पोज़ीशन पे बैठा रहा है, उतने अरसे बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो इग्नोर हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे नहीं आ सके ऐसा ही होंगे है। और फिर वो एक गैप क्रिएट हो जाता है। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। एक स्टार गया, दूसरा नहीं बन सका। दूसरा इंतज़ामुल हक नहीं आया, दूसरा मोहम्मद यूसुफ नहीं आया, दूसरा इमरान खान नहीं आया, दूसरा जावेद मियांदाद नहीं आया, ना सकलैन मुश्ताक आया, ना वकार यूनुस आया, ना शोएब अख्तर, ना वसीम अकरम, ना अब्दुल रज़ाक, ना अफरीदी, कोई भी दूसरा नहीं आया। ये जो अफरीदी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी वो अफरीदी आउट हो जाता था। देखें अफरीदी जितनी क्रिकेट खेला है, जितना उसने पाकिस्तान को सर्व किया है, वो बंदा जो आउट होके ग्राउंड खाली करा देता था। ऐसा ही है। अब है ना सारे मॉडर्न डे क्रिकेटर्स सब हिटिंग करते हैं, पिंच हिटर्स हैं, लेकिन अफरीदी फिर भी कोई नहीं बन सकता। यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड के लिए। वील कंटिन्यू द डिस्कशन विद एशिया कप एंड ऑनवर्ड्स। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।